हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान का इतिहास एक न्यू सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, इसके अलावा हमने जो आरबीएससी 12th क्लास की ज्योग्राफी के कुछ चैप्टर हमने पढ़ाए हैं। और आज हम राजस्थान का इतिहास न्यू सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप लगातार इसके नोट्स भी बनाइए, क्योंकि मैं राजस्थान का इतिहास बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं इसकी स्टडी कराने वाला हूं और बहुत ही लाजवाब जो अपना इसकी नोट्स है वो भी आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूं। तो डियर फ्रेंड्स, आप मेरे साथ बने रहिए और अपना जो टीके स्टडी क्लासेज जो चैनल है उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। देखिए, स्टार्ट करते हैं हम राजस्थान का इतिहास। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यानी कि राजस्थान के इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोतों की हम बात करते हैं। ठीक है, वैसे हमने जो अपनी एसेंस ट्री है उसके अंदर हमें ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया है, लेकिन हम राजस्थान से रिलेटिव जो प्राचीन स्रोत हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें कि भारतीय इतिहास को उसके समय के अनुरूप और तकनीकी में परिवर्तन के आधार पर उसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, कितने भागों में डिवाइड करते हैं? 3 भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में? 3 भागों। देखिए, भारतीय इतिहास को जो समय, एक तो समय यानी कि कालक्रम के आधार पर और तकनीकी में जो धीरे धीरे जो चेंजेज आया है, परिवर्तन आया है, उस तकनीकी में परिवर्तन के आधार पर जो इतिहास है उसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से है वो मैंने आपको प्राचीन इतिहास में मैंने आपको बहुत ही डिटेल से पढ़ाया था। देखिए क्या है, एक तो प्राग ऐतिहासिक काल, एक है आद्य ऐतिहासिक काल और एक ऐतिहासिक काल। तो डियर फ्रेंड्स, हम बात करेंगे सिर्फ प्राग ऐतिहासिक काल की बात करेंगे। और अगर आप और भी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझना चाहते हैं तो अपना जो एसेंस ट्री है यानी कि प्राचीन इतिहास, उसमें जो सेकंड या थर्ड जो वीडियो है उसको आप देखिएगा। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमने प्रागैतिहासिक काल से संबंधित हमने जो राजस्थान से रिलेटिव जो भी स्थल है, पुरातात्विक स्रोत है, उनके बारे में हम पढ़ने हैं। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल का मतलब क्या होगा? यानी कि पुरातात्विक उपकरणों से संबंधित साक्ष्य। यानी कि यहाँ पर हम अगर इतिहास को अगर हम जाने तो जो पुरातात्विक जो उपकरण है, यानी कि जो खुदाई के अंदर जो भी उपकरण स्रोत मिले हैं, जैसे मृदभांड है, जैसे कुल्हाड़ी है, जैसे बर्तन वगैरह है, और जैसे अनेक प्रकार धार्मिक वस्तुएं मिली है, उनके आधार पर हम इतिहास को हम जानते हैं। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल यानी कि पुरातात्विक उपकरणों के से संबंधित ये साक्ष्य प्रागैतिहासिक। इसके बाद में आता है आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक प्लस लिपि के साक्ष्य। ठीक है, यानी कि इसमें हमने पुरातात्विक स्रोत मिले हैं और जो लिपि आपको पता है डियर फ्रेंड्स, लिपि क्या होती है? देखिए, लिपि होती है यानी कि लिखने की कला होती है ना, लिखने की कला को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। तो यहाँ पर आपको आद्य ऐतिहासिक काल में आद्य ऐतिहासिक काल में एक तो पुरातात्विक और एक लिपि के साक्ष्य के आधार पर हम पहचान कर सकते हैं इतिहास की। लेकिन यहाँ पर जो लिपि है, लिपि को पढ़ा नहीं गया है, यानी कि लिपि की स्टडी नहीं की गई है। ठीक है, क्योंकि वहाँ की जो कला है या लिपि है या उसकी जो भाषा है बहुत ही जटिल है, कठिन है, तो उस लैंग्वेज को हम समझ नहीं पा रहे। ठीक है, जैसे आपको पता है कि जैसे जो सिंधु घाटी सभ्यता मैंने आपको बताया था लिपि थी, पढ़ी नहीं गई थी, फिर बाद में अभी तक भी उसकी लिपि को पढ़ा नहीं गया था। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यही है कि आद्य ऐतिहासिक काल में हमें स्रोत तो मिले हैं, यानी कि पुरातात्विक स्रोत मिले हैं, और जो उपकरणों के आधार पर और लिखित भी साक्ष्य मिले हैं, लेकिन उसके लिखित साक्ष्य हम पढ़ नहीं पाए। इसके बाद में हम ऐतिहासिक काल की अगर बात करें तो ऐतिहासिक काल में क्या है? एक तो पुरातात्विक मिले हैं, साहित्यिक स्रोत मिले हैं, और विदेशी यात्रियों के जो वृत्तांत वगैरह है उनके आधार पर हम इतिहास को 30 पार्ट में डिवाइड किए हैं, ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ऐतिहासिक काल में हम पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक जो स्रोत है, जैसे ग्रंथ वगैरह हो गए, ठीक है, जैसे बुक्स हो गई, ठीक है, और इनको पढ़ लिया गया है, यानी उसकी लैंग्वेज को, उसकी लिपि को समझ लिया गया है। तो इसी आधार पर हम जो इतिहास है उसको हम समय
और तकनीकी के आधार पर उसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं। आई होप ये बातें आपको समझ में। अब देखिए हम बात करते हैं आगे, हम प्रागैतिहासिक काल की बात अपन करते हैं, ठीक है। देखिए प्रागैतिहासिक काल क्या है। प्रागैतिहासिक काल के प्रमुख स्रोत पुरातात्विक उपकरण और स्रोत होते हैं, यानी कि पुरातात्विक उपकरण और यहाँ पे स्रोत मिले हैं। इसकी प्रकृति एवं विशेषताओं के आधार पर उसको भी हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं, 3 भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। देखिए इसकी प्रकृति और विशेषताओं के आधार पर उसको भी हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, मोस्टली 3 भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। देखिए एक तो पुरापाषाण काल जो आरंभ से 10,000 BC बिफोर क्राइस्ट है, फिर मध्य पाषाण काल आ गया, ठीक है, इसको बोलते हैं 10,000 से लेकर 6,000 BC, और नव पाषाण काल यानी कि 6,000 BC से लेकर 2,000 BC का जो टाइम पीरियड है वो आपका प्रागैतिहासिक काल में आता है। देखिए रेफरेंस यहाँ पर अगर पाषाण की बात करें, देखिए पाषाण पाषाण क्या होता है डियर फ्रेंड्स, यानी कि पत्थर, ये इंपॉर्टेंट है। पाषाण का मतलब क्या होता है, पत्थर होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखिए यानी कि उसकी विशेषताओं के आधार पर मैं प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में डिवाइड किया है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। इसके पश्चात हम 2 और भाग हम पढ़ेंगे, एक तो ताम्र पाषाण यानी तांबे का और पाषाण की पत्थर का प्रयोग, और एक लोहे युगीन कला और लोहे का प्रयोग के आधार पर भी हम इसको आगे भाग। सबसे पहले बात करते हैं पूरा पाषाण का। देखिए पूरा पाषाण की काल की अगर बात करें तो देखिए डियर फ्रेंड्स, वह काल जो आज से लगभग 20 लाख वर्ष पहले प्रारंभ हुआ और 10,000 वर्ष पूर्व तक रहा, उसे हम क्या कहते हैं, उस काल को हम कहते हैं पूरा पाषाण काल कहते हैं। यानी कि 20 लाख बिफोर क्राइस्ट एंड BC से लेकर 10,000 BC का जो टाइम पीरियड था वो पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड था, ठीक है। इसमें देखिए क्या क्या खास बात होती है। देखिए मानव के जीवन का आधार यानी कि जो मनुष्य उसकी जो बेस लाइन है, ठीक है, आधार है, वो पत्थर था, यानी कि पत्थर के औजार वगैरह बनाता था, और पत्थर के औजारों के द्वारा पत्थरों के जो भी बर्तन वगैरह लेता, अपने जो डेली यूज में आने वाली जो वस्तुएं होती हैं उनको प्रयोग के रूप में पत्थर को ही लेता था। इसीलिए मानव का जीवन आधार यानी कि बेस लाइन क्या था, पाषाण यानी कि पत्थर था। ओके, बात करते हैं आगे। पुरापाषाण काल को उसकी प्रकृति यानी कि उसकी प्रकृति और विशेषताओं के आधार पर उसे 3 भागों में डाला गया है, 3 भागों में बांटा गया है। यानी कि पुरापाषाण काल को भी हम नेचर और उसकी विशेषता के आधार पर उसको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, वो 3 भाग कौन कौन से, तो मेरे साथ आप बने रहिए। देखिए बात करते हैं आगे। देखिए फ्रेंड्स 3 भाग कौन कौन से, देखिए पुरापाषाण काल, और इसके 3 भाग हैं, इसको बोलते हैं निम्न पुरापाषाण काल, ठीक है, एक है मध्य पुरापाषाण काल और एक है उच्च पुरापाषाण काल। आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही है डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए निम्न पुरापाषाण काल में इसके जो साक्ष्य मिले हैं, इसके स्रोत मिले हैं, राजस्थान से रिलेटिव हम पढ़ रहे हैं डियर फ्रेंड्स, ठीक है। वैसे हम इंडिया से रिलेटेड जो था तो उधर हमने एशियन हिस्ट्री के यानी प्राचीन इतिहास में पढ़ लिया था। देखिए इसमें देखिए पुरापाषाण के निम्न पुरापाषाण काल में राजस्थान के अंदर जो नागौर है, नागौर के 2 स्थान ऐसे जहाँ पर इसके इस समय के साक्ष्य मिले हैं, एक तो डीडवाना और एक जायल, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो क्या है डीडवाना और एक है जायल, ठीक है। ये दोनों ही स्थान कहाँ है, आपके नागौर में, कहाँ, नागौर में, ठीक है। आगे बात करें, इसके पश्चात दूसरा है मध्य पुरापाषाण काल। मध्य पुरापाषाण काल के अंदर जो इसके साक्ष्य मिले हैं राजस्थान के अधिकांश भागों में, यानी कि लगभग जो अधिकांश जो भाग है, अधिकांश भागों में यानी कि राजस्थान के पूरे भाग में ही इसके साक्ष्य मिले हैं मध्य पुरापाषाण काल के। इसके पश्चात उच्च पुरापाषाण काल की जो साक्ष्य मिले हैं बुड्ढा पुष्कर, यानी बुड्ढा पुष्कर कहाँ है, अजमेर में है, तो अजमेर के अंदर इसके साक्ष्य हमें मिले हैं। तो 3 पुरापाषाण काल यानी कि 3 भाग हो गए किसके, आपके आगे पुरापाषाण काल के 3 भाग हो गए, एक तो निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और एक उच्च पुरापाषाण काल। और यहाँ पर निम्न पुरापाषाण काल की डीडवाना जायल नागौर में साक्ष्य मिले हैं, मध्य में अधिकांश भाग राजस्थान का, और उच्च पुरापाषाण के बुड्ढा पुष्कर अजमेर के अंदर। आगे बात करते हैं, ठीक है। अब एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। देखिए निम्न पुरापाषाण काल की हम बात करते हैं। देखिए मानव जीवन का वह आरंभिक काल जहाँ से पत्थर या पाषाण का उपयोग उसके जीवन
सभ्यता व संस्कृति में दिखाई देता है, ठीक है, किंतु उसके जीवन सभ्यता संस्कृति पर विकास और आधुनिकता के लक्षण नहीं दिखाई देते। कहने का मतलब है कि जो बेस लाइन थी, बेस लाइन ने क्या थी, पत्थर यानी कि पाषाण था, ठीक है, और उस पाषाण को उसके जीवन स्तर, जीवन की एक आधार रेखा मानी गई है, उसमें सभ्यता संस्कृति, ठीक है, उसकी आधार बेस लाइन इनको माना गया, किंतु इसके जीवन सभ्यता संस्कृति पर विकास और आधुनिकता के लक्षण, यानी कि उसके विकास पर एक विकास और एक आधुनिकता का लक्षण दिखाई नहीं देता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर निम्न पुरापाषाण काल में एक तो हमारी विकास यानी डेवलपमेंट का और एक आधुनिकता का यानी कि मॉडर्न का लक्षण दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो ये था आपका निम्न पुरापाषाण। अब देखिए यहाँ से क्या देखिए, निम्न पुरापाषाण काल में लोग सामाजिकता यानी कि सोशल सामाजिकता का लक्षण दिखाई देता है, क्योंकि शिकार मिलजुल कर करते हैं, यानी कि वहाँ पर जो निम्न पुरापाषाण सामाजिकता का लक्षण देता है। सामाजिकता का लक्षण देखिए डियर फ्रेंड्स क्या होता है, जैसे आप अपनी फैमिली में रहते हो, सब साथ एक साथ मिलकर रहना है, ज्वाइंट फैमिली है, जो भी आप जो भी रिलेशन बनाते हो, संबंध बनाते हो, तो वो सब मिलजुल कर बनाते हो, एक जगह रहते हो, एक जगह ही खाना पीना है, एक जगह एक ही जो मकान होता है उसमें रहते हो, तो ये सामाजिकता है, ठीक है। और जो कोई गेस्ट वगैरह आता है तो उसकी भी आप मतलब बहुत ही मेहमान नवाजी करते हो, तो ये क्या है, सामाजिकता का लक्षण है, ठीक है। तो देखिए निम्न पुरापाषाण काल में सामाजिकता का लक्षण तो दिखाई देता है, ठीक है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे निम्न पुरापाषाण काल के, वो मिलजुल कर क्या करते, एक जगह मिलकर शिकार करते थे, क्योंकि शिकार से ही वो अपना भरण पोषण करते थे। तो ये इस निम्न पुरापाषाण का ये साक्ष्य मिलते हैं। ओके, आइए बात करते हैं। अब देखिए निम्न पुरापाषाण काल के जो अवशेष है राजस्थान में कहाँ मिलते हैं, एक तो हमारे कहाँ डीडवाना और एक जायल। तो डियर फ्रेंड्स देखिए डीडवाना और जायल, देखिए डीडवाना और जायल ये दोनों ही कहाँ है, नागौर में। कहाँ, नागौर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न पुरापाषाण काल के जो पुरातात्विक स्रोत है वो कहाँ राजस्थान के किस क्षेत्र से मिले हैं। तो आपको याद करना है जायल और डीडवाना में निम्न पुरापाषाण काल के साक्ष्य में मिले हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स आगे बात अगर करें तो पहले लूनी नदी, यानी कि पहले जो लूनी नदी थी जो नागपाड़ से आज अजमेर से निकलती है नागपाड़ से, तो पहले लूनी नदी डीडवाना यानी कि जायल नागौर से बहती थी। लूनी नदी घाटी बेसिन में ही ये साक्ष्य मिले हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो लूनी नदी है 6 जिलों से बहती है, अजमेर, अजमेर के पश्चात नागौर, नागौर के पश्चात आप ये जाएगी कहाँ, जोधपुर, जोधपुर से पाली, पाली से अजमेर, अजमेर से सॉरी अजमेर नहीं, पाली से बाड़मेर, बाड़मेर से जालोर, जालोर के पश्चात फिर ये कच्छ के रण यानी गुजरात में जाती है। तो ये 6 जिले होगी। तो देखिए ये डीडवाना और जायल के अंदर, जायल पहले यहीं पे बहती थी, यानी कि लूनी नदी घाटी बेसिन में ही इसके साक्ष्य मिले, किसके, निम्न पुरापाषाण काल की, यानी कि आपको डीडवाना और नागौर। तो देखिए मैंने बताया था नागौर में बहती है, तो वहाँ की इससे लूनी नदी घाटी बेसिन में इसके साक्ष्य मिले हैं निम्न पुरापाषाण काल की। आई होप बातें समझ में आ रही है, ठीक है। अब दूसरा बात अगर करें मध्य पुरापाषाण की, अगर बात करें तो मध्य पुरापाषाण काल में देखिए इस काल के अवशेष, अब देखिए इस काल के अवशेष राजस्थान के अधिकांश भागों में दिखाई, मैंने आपको बताया था कि इसके जो मध्य पुरापाषाण काल के अधिकांश जो अवशेष है हमारे राजस्थान के अधिकांश भागों में मिलते हैं। जैसे कहाँ कहाँ मिलते हैं डियर फ्रेंड्स देखिएगा, एक तो आपको पता है बानास नदी घाटी, बेड़च नदी, लूनी नदी घाटी और जयपुर के आसपास का क्षेत्र है, वहाँ पर मध्य पुरापाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है डियर फ्रेंड्स। आगे अगर बात करें तो डियर फ्रेंड्स इसके अब बात करते हैं उच्च पुरापाषाण काल। देखिए उच्च पुरापाषाण काल के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, इसकी क्या विशेषता है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो देखिए
राजस्थान में उच्च पुरापाषाण काल संस्कृति के अवशेष बूढ़ा पुष्कर में मिलते हैं, यानी कि जो बूढ़ा पुष्कर अजमेर है यहाँ पे मिलते हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, संस्कृति क्या होती है, यहाँ से मैं आपको फिर एक बार बताना चाहता हूँ। यानी कि संस्कृति क्या होती है? संस्कृति होती है मनुष्य के जीवन जीने की जो कला होती है, उसको हम संस्कृति कहते हैं। ठीक है, जैसे आप सुबह यानी कि मॉर्निंग से इवनिंग तक आप क्या अपने जीवन में, अपने लाइफ में क्या क्या काम करते हो, क्या क्या एक्टिविटीज करते हो, वही संस्कृति है। ठीक है, ओके, आगे बात करते हैं। इसके पश्चात देखिए, इस काल तक आते आते मानव ने पाषाणकालीन उपकरणों में काफी बदलाव कर दिया, इसलिए उसे उच्च पुरापाषाण काल कहते हैं। यानी कि यहाँ तक आते आते जो पाषाणकालीन जो उपकरण थे ना, जो व्यक्ति अपने डेली यूज में लेता था, उसमें काफी चेंजेस हुआ है न्यू टेक्निकल के आधार पर, तो उसको उच्च पुरापाषाण काल कहते हैं। ठीक है, देखिए यह पुरापाषाण काल की अंतिम अवस्था, यानी कि ये जो पुरापाषाण काल है इसकी अंतिम अवस्था है, लेकिन जीवन के महत्वपूर्ण पक्षों पर कुछ भी बदलाव नहीं है। लेकिन क्या होता है, जीवन के जो महत्वपूर्ण पक्ष थे ना, उस पर कुछ किसी प्रकार का बदलाव नहीं है। पुरापाषाण काल में मनुष्य ने अग्नि की खोज कर ली थी, यानी कि पुरापाषाण काल में ही मनुष्य के द्वारा अग्नि की खोज कर ली गई थी, लेकिन अग्नि का प्रयोग करना नहीं सीखा था। भाई अग्नि किस काम में आएगी, तो ये भी ध्यान देना, निम्न पुरापाषाण काल में अग्नि का प्रयोग, अग्नि का खोज कर लिया गया था, लेकिन उसका प्रयोग करना नहीं सीखा। भाई किस काम में आएगी अग्नि? ठीक है, अर्थात मांस को पकाकर नहीं, यहाँ से हम साक्ष्य यही लेते हैं, जो कच्चा मांस ही खाता था मनुष्य, उसको पकाकर नहीं खाता। इसका मतलब यानी निम्न उच्च पुरापाषाण काल में अग्नि की खोज की गई, लेकिन उसका प्रयोग मनुष्य के द्वारा नहीं किया गया था। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही है। हम बात कर रहे थे प्रागैतिहासिक काल के जो फर्स्ट पार्ट है पुरापाषाण काल। ठीक है, ये पूरा, उसके भी तीन पार्ट हमने पढ़े हैं। अब हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल, यानी कि 10,000 से लेकर 6,000 BC के मध्य का भाग हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए बात करते हैं आगे। देखिए मध्य पाषाण काल का मतलब क्या होता है, यानी कि राजस्थान में मध्य पाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष बागोर का होता है भीलवाड़ा के अंदर से मिलते हैं। यानी कि यहाँ के मध्य पाषाण काल की संस्कृति के अवशेष हमारे बागोर यानी कि भीलवाड़ा में ही मिलते हैं। इसके अलावा कुछ और जगह ऐसे हैं जहाँ पर भी हमें मध्य पाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। देखिए, एक तो बनास नदी घाटी यानी कोठारी नदी क्षेत्र में बागोर नामक स्थान पर एक बाड़मेर का एक तिलवाड़ा है। देखिए डियर फ्रेंड्स, तिलवाड़ा और तलवाड़ा अलग है। तिलवाड़ा बाड़मेर में, तलवाड़ा हनुमानगढ़ में। तो आप इसमें कंफ्यूज मत रहिएगा कि दोनों को आपको दें ती यानी कि छोटी ई की मात्रा है, तो वो तो बाड़मेर में, और तय यानी कि हनुमानगढ़ में। ठीक है, तो देखिए यानी कि तिलवाड़ा और बनास नदी घाटी, ठीक है, वहां पर इसके अवशेष मिले। इसके अलावा डियर फ्रेंड्स, जो हम बागोर की बात कर रहे हैं, तो देखिए बागोर में 3 संस्कृतियों के अवशेष मिलते हैं। एक तो पाषाणकालीन संस्कृति के, एक ताम्रकालीन संस्कृति और एक लोहे युगीन कालीन संस्कृति के। ये तीनों संस्कृति के अवशेष बागोर भीलवाड़ा में मिलते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, क्योंकि ये IAS के अंदर क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। तो देखिए, बागोर पूरे राजस्थान का एकमात्र स्थल है जहां पाषाणकालीन संस्कृति, ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति और लोहे युगीन संस्कृति के तीनों संस्कृति के अवशेष हमें बागोर भीलवाड़ा से ही प्राप्त होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, वेरी 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 मोस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रख लीजिए। आगे बात करें, देखिए मध्य पाषाण काल का अर्थ क्या, तो मीनिंग क्या होती है, ऐसा काल जहां पर पत्थर बनाने की तकनीक जो सूक्ष्म उपकरणों में बदल गई। यानी कि पहले आपको पता है पूरा पाषाण काल के अंदर क्या था कि जो औजार थे, जो पत्थर के औजार थे, उसका कोई आकार नहीं था, उसकी कोई ऐसे उसकी आकार या उसकी जो धार होती थी पत्थर के औजार की, वो नहीं थी, ऐसे ही था। ठीक है, लेकिन क्या होता है, मध्य पाषाण काल आते आते जो पत्थर के जो औजार थे, ठीक है, उसमें तकनीकी आई, और तकनीकी ऐसे ही कि सूक्ष्म छोटे औजार बनाने, जिससे क्या होता था कि जो अगर मनुष्य शिकार करता था तो उस पत्थर के औजारों को मतलब जानवर पर सीधा फेंक के उसको वार करके उसको शिकार करता था। क्योंकि पहले भारी भरकम होते थे पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार, यहाँ पर सूक्ष्म होने लगे और उसमें कुछ बदलाव यानी कुछ तकनीकी उसमें होने लग गई। ठीक है, तो देखिए बड़े बड़े पत्थरों के औजारों की जगह सूक्ष्म औजार यानी कि छोटे औजार, जैसे बात करें भाला,
तीर कमान आदि। ओके, बात करते हैं आगे। देखिए फ्रेंड्स, आगे बात करें कुछ एक विशेष बात की अगर कर लेते हैं। देखिए बागोर के अंदर, देखिए बागोर में सबसे प्राचीन जो पशुपालन के अवशेष हमें बागोर से ही मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो आपका मध्य पूरा पाषाण काल है, यहाँ पर जो बागोर के अंदर जो साक्ष्य मिले हैं वो जो पशुपालन के साक्ष्य मिले, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए एक बार फिर से देखिएगा, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है। यानी कि बागोर में सबसे प्राचीन पशुपालन के अवशेष प्राप्त होते हैं। यानी कि भारत में मध्य पाषाण काल में मनुष्य अग्नि का प्रयोग समझ गया था। अब देखिए, यानी कि मैंने अभी आपको बताया था कहाँ पे, जो आपको मैंने बताया उच्च पुरा पाषाण काल में जो मनुष्य है, यानी कि अग्नि की खोज तो कर ली थी लेकिन उसने प्रयोग करना नहीं सीखा। लेकिन मध्य पूरा पाषाण काल आते आते मनुष्य अग्नि का प्रयोग करने लगे। कहने का मतलब है मांस को पकाकर खाने लग गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मध्य पूरा पाषाण काल में या मध्य पाषाण काल में मनुष्य अग्नि के प्रयोग को समझ गया था। ठीक है, आगे बात अगर करें नवपाषाण काल की। ठीक है, देखिए नवपाषाण काल के जो राजस्थान के अंदर हम इसके अवशेष हम मिलते ही नहीं है, तो डियर फ्रेंड्स को पढ़ने से कोई मतलब नहीं। आगे बात करते हैं ताम्रपाषाण काल की। बात अगर करें तो ताम्रपाषाण काल में हमें ताम्रपाषाण काल की जो साक्ष्य है आहार संस्कृति उसको कहते हैं, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब देखिए हम को रिलेटेड करते हैं हम कल्चर को विदेशों से। ठीक है, देखिए एबी वैली संस्कृति। देखिए एबी वैली संस्कृति क्या होती है? एबी वैली प्लस एसूली दोनों फ्रांस के महत्वपूर्ण स्थान है। यानी कि एबी वैली एक एसूली दोनों फ्रांस के एक महत्वपूर्ण स्थान है, जो फ्रांस में सोम नदी घाटी क्षेत्र में एबी वैली और एसूली स्थल है। यानी कि फ्रांस के अंदर जो सोम नदी है वहाँ के ये स्थल है जहाँ से हमें पत्थर के उपकरण प्राप्त हुए। जहाँ से क्या हुआ? पत्थर के उपकरण प्राप्त। इसी प्रकार के उपकरण यानी कि जो एबी वैली और एसूली नामक जो फ्रांस के दो स्थान है जो सोन नदी घाटी के क्षेत्र में मिले हैं, तो वहीं वहां पर जो पत्थर के उपकरण मिले हैं उसी प्रकार के उपकरण है ना राजस्थान के अंदर भी मिले हैं। तो इसीलिए भारत के विभिन्न भागों में प्राप्त हुए हैं। तो उस संस्कृति के आधार पर उसका नाम रखा गया है। एबी वैली संस्कृति उपकरण काफी लंबे होते थे तथा भारी होते थे। यानी इस संस्कृति के जो उपकरण थे ना बहुत लंबे और जो हैवी भी होते थे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो बात करते हैं आगे एसूली संस्कृति। फिर देखते हैं। देखिए एसूली संस्कृति मैंने आपको बता दिया, यह फ्रांस का स्थान है, सोम नदी घाटी में मिला है। यहाँ से पत्थर के उपकरण मिले हैं। एसूली संस्कृति उपकरण सूक्ष्म और हल्के होते थे। यानी कि यहाँ के एसूली संस्कृति है उसके उपकरण बहुत ही सूक्ष्म हल्के थे, और जो एबी वैली के जो उपकरण है वो काफी भारी थे। दोनों में अंतर ये हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या है, हस्त कोठार यानी कि हस्त कोठार कुल्हाड़ी बीदारणी जो डीडवाना जाइल से भी मिले। तो इस प्रकार के अवशेष मिले हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की डियर फ्रेंड्स बात करें तो देखिए सबसे पहले राजस्थान में पाषाण काल का जो उत्खनन है या पाषाणकालीन जानकारी है, सबसे पहले विदेशी विद्वान C.A. हैकेट ने 1870 में की थी। तो यहाँ की ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले जो राजस्थान में पाषाणकालीन जो उत्खनन या पाषाणकालीन संस्कृति की जानकारी की स्रोत सबसे पहले किस विद्वान को प्राप्त हैं? ये मिले हैं C.S. हैकेट के 1870 में। इसके बाद में बात करें कि C.A. हैकेट के कार्य को आगे बढ़ाया, यानी कि C.A. हैकेट के कार्य को आगे A.C.L. कार्लाइल ने 1871 से 73 इन्होंने राजस्थान में पाषाणकालीन संस्कृति के 78-71 में प्रदान किए हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे अगर बात करें डियर फ्रेंड्स तो राजस्थान में बागोर यानी कि जो राजस्थान के अंदर जो बागोर भीलवाड़ा है, यहाँ से आपको पता है कि पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। स्थल का उत्खनन कार्य V.N. मिश्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, V.N. मिश्र के द्वारा और एक है लेसनी के द्वारा किया गया था। यानी कि उसके उत्खनन कार्य दो व्यक्ति थे, एक V.N. मिश्र और एक लेसनिन के द्वारा से बागोर नामक स्थान की खोज उत्खनन किया था। M.N. देशपांडे नगरी यानी कि नगरी का उपनाम यानी कि चित्तौड़ का नगरी नाम था। ठीक है, तो M.N. देशपांडे ने नगरी के उत्खनन किया, और सेटनकार यानी कि इसने गागरोन यानी कि झालावाड़। ठीक है, झालावाड़। ठीक है, तो झालावाड़ की इसने उत्खनन के कार्य को अंजाम दिया था।
आगे कुछ बात अगर करें तो क्वेश्चन बनता है कि पाषाणकालीन उत्खनन जो संबंधी जो क्षेत्र है वो किसके निर्देशन में उसका उत्खनन किया गया। देखिए, C.S. हैकेट ने 1870, ठीक है, A.C.L. कार्लाइन ने 1871 से 1873 तक, V.N. मिश्र लेसने ने बागोर की उत्खनन किया, M.N. देशपांडे ने नगरी एवं चित्तौड़गढ़ की उत्खनन किया, और सेटनकार ने गागरोन यानी कि झालावाड़ के स्थल का खोज और उत्खनन की थी। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप ये बातें आपको समझ में आई है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा इस राजस्थान के इतिहास का फर्स्ट वीडियो था। आपको कैसा लगा तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को बताइएगा। हाँ, और अपने जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के पश्चात जो बेल आइकन आता है उसको प्रेस कीजिए, ताकि जो भी मैं यहाँ से नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आए। तो डियर फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।